नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे होते हैं ये सीखने वाले हैं। बीजीय व्यंजक अभी भी खत्म नहीं हुए, है ना? आपको ऐसा लग रहा है ना कि बीजीय व्यंजक का पाठ कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है? नहीं, देखिए, हम ये बात कर चुके हैं कि बीजीय व्यंजक भी संख्याएं हैं, लेकिन अज्ञात संख्याएं हैं जिनका निश्चित मान हमें नहीं पता, लेकिन हैं तो वो संख्याएं। तो बीजीय व्यंजकों में भी वो सारे काम होंगे जो संख्याओं में होते हैं। जैसे संख्याओं में हमने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब चीज़ें सीखी, वैसे ही बीजीय व्यंजकों में भी हमने जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखा। अब इसके बाद संख्याओं में हमने लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक सीखा था। तो यहाँ पर हम बीजीय व्यंजकों का पहले महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। अब ये दो संख्याएं मैंने क्यों लिखी हैं? आपको याद है कि जब हमने महत्तम समापवर्तक की बात की थी, तब इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमने ज्ञात किया था। तो वो जो तरीका था, बिल्कुल वही तरीका बीजीय व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक में भी आता है। इसीलिए मैं आपको इन दोनों संख्याओं की याद दिला रहा हूँ। उस समय हमने क्या किया था कि 12 के अभाज्य गुणनखंडन किए थे। अब अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्याओं का उपयोग होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, है ना? तो इस तरह हमने 12 के अभाज्य गुणनखंडन पहले किए थे, है ना? और 18 के लिए भी हमने ऐसे ही उसके अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात किए थे। तब हमें इस तरह के गुणनखंड मिले थे, है ना? और इन्हें ज्ञात करने के बाद हमने यहाँ 12 के गुणनखंडों के रूप में इसे लिखा था, 2 गुणित 2 गुणित 3, और 18 को भी गुणनखंडों के रूप में लिखा था। 2 गुणित 9 थोड़ी, 2 गुणित 3 गुणित 3। और इसके बाद हमने महत्तम समापवर्तक के लिए जो गुणनखंड दोनों जगहों पर आए थे, दोनों संख्याओं में आए थे, यानी 2, तो इस 2 को यहाँ लिखा था, और 3 इसको भी यहाँ लिखा था, और इन दोनों का गुणा करके हमने 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक 6 मालूम किया था। तो अब बीजीय व्यंजकों में भी ऐसा ही काम होता है। अंतर ये है कि अब बीजीय व्यंजकों के पहाड़े तो हमें याद नहीं, है ना? तो फिर ये काम कैसे होगा? लेकिन बीजीय व्यंजकों में भी तो संख्याएं होती हैं ना, कभी होती हैं कभी नहीं होती। तो दो चीज़ें एक साथ मिलकर बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करने का तरीका हमको मिलेगा। दो चीज़ों को एक साथ मिलाना पड़ेगा। हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हमें एक बीजीय व्यंजक हमें दिया गया है 5s, और दूसरा बीजीय व्यंजक हमारे पास है 2s वर्ग। अब वर्ग बोलने पर आप चौंक तो नहीं गए? 2
s की घात 2 और s की घात 2 को हम वर्ग पढ़ते हैं। ये मैंने आपको वर्ग वाले पाठ में बताया था, है ना। तो इन दोनों बीजीय व्यंजकों का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ये बहुत सरल सा प्रश्न है। अब पहला प्रश्न है, इसलिए आपको मैं एक सरल उदाहरण बता रहा हूँ, है ना। महत्तम समापवर्तक, इतना लंबा लिखने से अच्छा हम इसको छोटे रूप में लिख देते हैं। तो महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तरीका बिल्कुल वही है। देखिए 5s में 5 है संख्या, तो 5 के गुणनखंड, अब 5 तो खुद ही अभाज्य संख्या है ना, 5 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो जब हम 5 का गुणनखंडन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा नहीं, यही मिलेगा। तो पहले हमने संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया, और इसके साथ क्या है? अक्षर संख्या। तो 5s का मतलब हुआ 5 गुणित s, ये हमने लिख लिया। अब ऐसे ही 2s की घात 2 या 2s का वर्ग, इसके लिए हम 2 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यही मिलता है। तो 2s की घात 2 के गुणनखंड करने पर हमें मिला 2 और s और एक बार और s, ठीक है। अब दोनों बीजीय व्यंजकों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, जो दोनों जगह पर हैं, उन्हें हम महत्तम समापवर्तक के लिए लिखेंगे। तो दोनों जगहों पर क्या है? यहाँ पर s है और यहाँ पर भी s है। तो इस s को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बस एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड था और वही महत्तम समापवर्तक बना। तो ये तरीका तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ था, है ना। पहले हमने 12 के गुणनखंड लिखे, फिर 18 के गुणनखंड लिखे। वो गुणनखंड जो दोनों जगह थे उनको महत्तम समापवर्तक के लिए लिखा और उनका गुणा कर दिया, है ना। बिल्कुल यही तरीका यहाँ हुआ है। अब खास बात यह है ध्यान देने वाली कि यहाँ पर 5s और 2s की घात 2 दोनों एक पदीय व्यंजक हैं। तो एक पदीय बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक निकालना मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा ही एक उदाहरण और ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस प्रश्न में अब हम 6m की घात 2 और l, ये एक बीजीय व्यंजक है, और इसके साथ एक और बीजीय व्यंजक हमारे पास है जो है 12m और l की घात 3, और इन दोनों का हमें महत्तम समापवर्तक पता लगाना है। तो यहाँ पर भी दोनों जो बीजीय व्यंजक हमारे पास हैं, 6m स्क्वायर l या 6m वर्ग l और 12ml घन, ये दोनों एक पदीय व्यंजक हैं। तो तरीका तो आपको पता है, बिल्कुल वही काम करना है, तरीके में कोई अंतर नहीं है। 6m की घात 2l के लिए पहले 6 के गुणनखंड लिखिए, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3। फिर m कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, 2 बार है ना, m की घात 2 है, और
L। तो ये हो गए 6m वर्ग L के गुणनखंड। और इसी तरह अब हम लिखेंगे 12m L का घन, इसके गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड आए 2 गुणित 2 गुणित 3। अब संख्याओं के गुणनखंड आपको ऐसे ही ज्ञात करने हैं। देखिए यहाँ 12 के गुणनखंड हमने किए थे, ये 2 गुणित 2 गुणित 3, तो वही 2 गुणित 2 गुणित 3 यहाँ आ गया। और इसके बाद है m, इसके बाद है l, 3 बार, 1 2 और 3। अब महत्तम समापवर्तक के लिए हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ यानी दोनों के गुणनखंडों में स्थित गुणनखंडों को लिखना है। पहले हम इन पर निशान लगा लेते हैं। 2 दोनों जगह है, 3 दोनों जगह है, m दोनों जगह है और l दोनों जगह है। तो 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों जगहों पर हैं, 2 और 3 और m और l, इन चारों का गुणा कर दीजिए। 2 गुणित 3 ये हुआ 6 और m और l, तो ये हो गए इन दोनों बीजीय व्यंजकों के, एक पदी बीजीय व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक। बात खत्म, ये हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है। चलिए एक उदाहरण आपके लिए और। वैसे मैंने कहा था कि मैं एक उदाहरण के बाद अब नहीं बताऊंगा, लेकिन चलिए थोड़ा समय हमारे पास है, हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। 6 PQR ये है एक बीजीय व्यंजक और इसके साथ जो दूसरा बीजीय व्यंजक है वो बीजीय व्यंजक है 23 x y z। हमको इन दोनों का महत्तम समापवर्तक पता लगाना है ना। तो अब बार बार मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हम 6 PQR इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 6 का गुणनखंड हुआ 2 गुणित 3, उसके बाद P है 1 बार, उसके बाद Q है ये भी 1 बार ही है, और उसके बाद R है ये भी 1 ही बार है, और इसके बाद है 23 x y z। तो 23 इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अरे इसके अभाज्य गुणनखंड तो 23 ही होंगे, क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो आया 23, उसके साथ आया x, उसके साथ आया y और उसके साथ आया z। अब हमें लिखना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, तो अब दोनों जगहों पर जो गुणनखंड हैं उन्हें लिखना है। अरे यहाँ तो दोनों जगहों पर कोई गुणनखंड है ही नहीं, है कि नहीं? देखिए यहाँ पर 2 है,
यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। पहली लाइन में P है तो दूसरी लाइन में P नहीं है। फिर Q है, वो भी दूसरी लाइन में नहीं है, और R है, वो भी दूसरी लाइन में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इसीलिए तो मैंने ये सवाल लिया है। ऐसी स्थिति में महत्तम समापवर्तक 1 होगा, है ना? आपको याद है? ये देखिए, यहाँ पर हमने इस 1 को नहीं लिखा था, लेकिन अब इस 1 की ज़रूरत पड़ गई। तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद रखना ज़रूरी है कि 1 सभी संख्याओं का और सभी बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसी स्थिति में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हमें याद है, और वो है 1। तो इस 1 को हम महत्तम समापवर्तक के रूप में लिखेंगे, और यही है हमारा उत्तर। तो आज हमने क्या देखा? महत्तम समापवर्तक, बीजीय व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका। ये पहला उदाहरण था जो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका था, मैंने आपको याद दिलाया। उसके बाद ये एक सवाल हमने किया, इसमें बिल्कुल वही तरीका उपयोग में आया है जो यहाँ संख्याओं के महत्तम समापवर्तक में उपयोग में आया था। तो इस तरीके से हमने एक सवाल बनाया, फिर इसी तरीके से हमने एक और सवाल बनाया, और इसी तरीके से हमने एक और सवाल बनाया। तीसरे सवाल में हमको एक खास बात पता चली जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसकी ज़रूरत कभी कभी बीजीय व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक में पड़ती है। तो इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है। महत्तम समापवर्तक हमेशा 2 बीजीय व्यंजकों का ही निकाला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 2 से अधिक संख्याएं भी दी जा सकती हैं और उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। तो तब भी हमारा जो तरीका है वो ऐसा ही रहेगा, है ना? और बीजीय व्यंजकों के, एक पदी बीजीय व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका अभी हमने देखा। ये तरीका द्विपद व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भी उपयोग में आता है। तो इसका आपको अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा। ये रहे आपके लिए अभ्यास के प्रश्न। अभी हमने जो 3 उदाहरण हल किए हैं, उन 3 उदाहरणों की सहायता से आप इन सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पर्याप्त उदाहरण बता दिए हैं। अब आपका काम है कि आप अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में आपको 9m वर्ग और 3t का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न में आपको 6a वर्ग और 8ab का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तीसरे प्रश्न में आपको 24a वर्ग bc और 20bc वर्ग का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चौथे प्रश्न में आपको x y की घात 3 z और 10x वर्ग y का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और पांचवें प्रश्न में आपको 22 p वर्ग q वर्ग r और 23 p q वर्ग r वर्ग का महत्तम समापवर्तक बताना है। तो ये तो है कुछ सवाल।
कुछ सवाल और आप अपने मन से बनाकर हल कर सकते हैं, है ना। गणित में जितना ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं उतना हमें फायदा होता है। तो एक पदी बीजी व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका हमने आज की कक्षा में सीखा। अगली कक्षा में हम द्विपद या उससे भी ज़्यादा पदों वाले बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे। और महत्तम नहीं, वहाँ पर हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा और एक काम और करना होगा। तो दोनों कामों में ये जो काम हमने आज किया है इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसका उपयोग भी वहाँ पर होगा। तो इसका अच्छे से अभ्यास करके आप अगली कक्षा में आइए, तब हम द्विपद व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।